आज जो देश के हालात हैं उसी का नतीजा है कि आज रुपया भारत के इतिहास में, दुनिया के इतिहास में सबसे बुरी स्थिति में है, गति में है। आज $1 के मुकाबले रुपया 79 रुपीज यानी 79 रुपए पहुंच गया है। यही बात मैंने कही थी आपसे कल कि जिस तरीके से रुपया रोज बरोज गिर रहा है, निश्चित रूप से वो भारत की साख गिराने वाला है। और जब नरेंद्र मोदी देश में गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब वो कहते थे कि यदि रुपया गिरता है तो प्रधानमंत्री की साख गिरती है। अब आज देखिए आप, रुपये की कीमत जिस तेजी से गिर रही है, और कभी कभी तो लगता है कि दिल्ली सरकार और रुपये के बीच में कंपटीशन चल रहा है। किसकी आबरू तेजी से गिरती चली जा रही है, कौन आगे जाएगा, इसकी कंपटीशन चल रही है। अब क्या है इसको देखिए। तो कुल मिलाकर के यह है कि आज रुपया $1 के मुकाबले 79 रुपए पहुंच गया। यही हम आशंका कर रहे थे कि अभी 80 पहुंचेगा और भी गिरेगा। ये कोई अभी यहां ठहराव की स्थिति नहीं है। और यह स्थिति क्यों है इसको जान लीजिए। रुपए की कीमत इसकी डॉलर की तुलना में मांग और आपूर्ति से तय होती है। वहीं देश में आयात और निर्यात भी इस पर असर डालता है। हर देश अपने विदेशी मुद्रा भंडार रखता है और उससे वह देश के आयात होने वाले सामानों का भुगतान करता है। हर हफ्ते रिजर्व बैंक इससे जुड़े आंकड़े जारी करता है और विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिति क्या है यह बताता है। और इस दौरान देश में डॉलर की मांग क्या है और रुपए के मुकाबले उसकी स्थिति क्या है, क्योंकि दुनिया का कारोबार डॉलर पे होता है अधिकतर। और ऐसी स्थिति में भारत का जो फॉरेक्स है यानी विदेशी जो पूंजी है, जो विदेशी मुद्रा भंडार है, वो लगातार घटता जा रहा है और घटता जा रहा है। हम बुरी स्थिति में पहुंच रहे हैं। बाजारों में खुदरा जो सामान है वो लगातार बढ़ रहा है और स्थिति है, चाहे चिकन हो, उनकी कीमतों में पिछले एक सप्ताह के दौरान 20 से 25 रुपए प्रति किलो का उछाल आया है। वहीं सब्जियों में जो टमाटर 80 रुपए का था वो 100 रुपए के ऊपर पहुंच गया है। इसी तरीके से और भी बहुत सारी चीजें, सारे खाद्य पदार्थ महंगे हो गए, दूसरी चीजें भी हो गई। स्थिति यह है कि सारी चीजें क्योंकि रुपया गिर रहा है, रुपए की कीमत गिर रही है। आज हमारे लिए शर्म की बात इसलिए है कि जो भूटान, जिसका कोई वजूद नहीं है, जो भारत के सहारे चलता है, उस भूटान का जो उनकी मुद्रा है, वो मुद्रा और भारत की मुद्रा रुपया बराबर हो गए। 1 रुपए में आप 1 भूटानी मुद्रा लेंगे तो आप समझिए कि आप किस जगह आके खड़े हो गए हैं। बांग्लादेश का जो रुपया है, टका है, वो हमसे ऊपर हो गया है, महंगा हो गया है। आप बांग्लादेश से नीचे जा रहे हैं, आप भूटान से मुकाबला कर रहे हैं। आपकी स्थिति यह है कि आप लगातार पूरी दुनिया के, चाहे पाउंड के मुकाबले हो, चाहे ऑस्ट्रेलियन डॉलर के मुकाबले हो, चाहे कैनेडियन डॉलर के मुकाबले हो, किन्हीं से भी आप तुलना कर लीजिए, यूरो से कर लीजिए, आप हर जगह नीचे और नीचे चले जा रहे हैं। दुनिया की कौन सी ऐसी करेंसी है जिससे आप थोड़ा सा सुधार की स्थिति में हो? तो एक भी नहीं है। ये आज के ही आंकड़े, ताजा आंकड़े हैं, 29 जून के आंकड़े। तो आप समझिए 29 जून 2022 वो शर्मनाक दिन है जब हम भूटान के बराबर पहुंच गए। और इस स्थिति में तो निश्चित रूप से चिंता बनती है। बाजारों की महंगाई की स्थिति आप जान रहे हैं, पूरा देश किस तरह से महंगाई से जूझ रहा है। खाद्य पदार्थों से लेकर के हर सामान लगातार महंगा और महंगा होता चला जा रहा है। और इन सब स्थितियों में, और इस स्थिति में भारत के उद्योग धंधों की यदि हम बात करें तो भारत के उद्योग धंधों की स्थिति है कि उनके उत्पादन लगातार गिर रहे हैं। और ये स्थिति है, कुछ घरानों को छोड़ दें तो ज्यादातर घराने जो है औद्योगिक घराने बर्बादी की ओर जा रहे हैं।
कल रिलायंस समूह ने अपने जो है बेटे आकाश को जियो की जिम्मेदारी सौंप दी और अपनी बेटी को मुकेश अंबानी ने रिटेल की जिम्मेदारी सौंप दी। अब हम इसी में देखें, उधर दूसरी तरफ अदानी लगातार रोज बरोज बढ़ते जा रहे हैं। आज वो देश के सबसे अमीर हो गए हैं और दुनिया के सबसे अमीरों में उनकी सूची में पहुंच गए हैं, एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। तो यह स्थिति, मतलब कुछ लोगों की जेब में पैसा जा रहा है लेकिन भारत सरकार की जेब में पैसा नहीं आ रहा है, भारत सरकार के नागरिकों की जेब में पैसा नहीं आ रहा है, और इस हालत में देश खड़ा है। ये देश की आर्थिक दशा है। और इसके बाद भारत का प्रधानमंत्री, दुनिया का सबसे महंगा प्रधानमंत्री पड़ता है, जिस पर रोजाना 4 से 5 करोड़ रुपया सिर्फ उस पर खर्च होता है, कुछ उसकी सुरक्षा पे, कुछ दूसरी चीजों पे, कुछ उनकी सुविधाओं और सुख सुविधाओं पे। तो इस तरह से 5 करोड़ करीब प्रधानमंत्री रोजाना खा लेते हैं, और उसके बाद में जो बचता है उसमें आप समझिए, आप अपनी पूरी जिंदगी में शायद एक मिडिल क्लास हो तो 5 करोड़ नहीं जोड़ पाते हैं, और वहां यह स्थिति है। इसके बाद नहीं, देश में जो एमएसएमई उद्योग है वो सबसे बड़ा रोजगार देने वाला उद्योग है, और एमएसएमई की स्थिति है कि देश के 1/4 से अधिक माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज यानी एमएसएमई ने कोविड की वजह से, कोविड पूर्व और उसमें जो 2000 वित्तीय वर्ष था, 2000 की तुलना में बीते वर्ष 3% से अधिक मार्केट शेयर गंवा दिया था। और फिर कमोडिटी की और कीमतों की बढ़ोतरी, सप्लाई चेन की दिक्कतें, और इन वजहों से आधे से अधिक उद्योग अपने बुरी स्थिति में थे और पूर्व मुनाफे में भी उनके गिरावट की स्थिति थी। यह दूसरी तरफ बड़ी साधन संपन्न कंपनियां, या कहे अदानी अंबानी जैसी कंपनियां जो रिटेल में भी कूद पड़ी कि आपके घर घर में आप पहुंच रही हैं, तो ये कंपनियों ने अपनी वैश्विक दुनिया में उपस्थिति के चलते ऐसी कठिनाइयों का जो सामना करना पड़ा उससे निपटने का अपना किया, और उन्होंने अब इन एमएसएमई सेक्टर में अपनी हिस्सेदारी जमा दी है और उस पर बड़ा कब्जा जमाना शुरू कर दिया है। रेटिंग एजेंसी क्रिसिस की लेटेस्ट जो रिपोर्ट है एमएसएमई को लेकर के 2022, उसके मुताबिक बढ़ी हुई लागत का 60% से भी कम आगे बढ़ पाने की वजह से पेस्टिसाइड, एडिबल ऑयल जो खाद्य तेल होते हैं, और फर्टिलाइजर्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, कीटनाशक हैं, और ये हैं, इन सब के मार्जिन में क्रमशः 100 से 200 आधार अंकों की कमी आई है। मतलब आप समझिए कि इस स्थिति में आप जा रहे हैं, और इन सब स्थितियों में हो, ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है कि ये बड़ी कंपनियां जो हैं, बड़े ये यूं कह सकते हैं कि बड़ी मछलियां जो हैं छोटी मछलियों को निगल रही हैं। ये जंगल राज और समुद्री राज देश में कायम हो रहा है। क्यों? क्योंकि छोटा मुकाबला नहीं कर पा रहा है। मैं यही कहता हूं कि आने वाले वक्त में वो दिन आ जाएगा कि आपके जो आसपास जो किराने वाले दुकानदार हैं, दूसरे हैं, वो सब बंद करें, या वो नौकर बन जाएंगे अदानी अंबानी जैसे लोगों। उनकी खुद के अपना कोई वजूद नहीं रह जाएगा। जो आज खुद को मालिक कहते हैं वो मालिक की हैसियत में नहीं होंगे, नौकर की हैसियत में होंगे, और वो नौकर बनने की स्थिति आ चुकी है, शुरुआत हो चुकी है, ठीक ठाक शुरुआत हो चुकी है, मार्केट पे कब्जा होने लगा है। तो ये समझ, दूसरी ओर सबसे बड़ी स्थिति ये है कि जो नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट जारी की, उस रिपोर्ट के मुताबिक देश में गिग वर्कर्स या कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले अस्थायी वर्कर्स की संख्या तेजी से बढ़ रही है, और ये 2029-30 तक पहुंचते पहुंचते जो है देश में आने वाले समय में जो अभी है उसकी 3 से 4 गुना हो जाएगी। और आप समझिए अभी भी संख्या जो है 2.5 करोड़ के करीब पहुंचने की तरफ जा रही है। तो यह स्थिति है। 2021-22 में देश की गिग इकोनॉमिक्स से लगभग 77 लाख लोग जुड़े हुए थे, और यह आंकड़ा गैर कृषि क्षेत्रों से जुड़े कामगारों का। अब आप समझिए, और 2.6% है, जबकि देश की कुल वर्कफोर्स का 1.5%। वहीं कोरोना महामारी में से पहले 2019-20 में यही 68 लाख लोग गिग इकोनॉमी से जुड़े थे। यह आंकड़ा गैर कृषि कामों से जुड़े हुए कामगारों का है,
और लगभग 2.4%, जबकि देश की कुल वर्कफोर्स 1.3%। यानी इस देश में जो कुल वर्कफोर्स है वो 1.5% भी नहीं है। आप समझिए ये स्थिति। और ये नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है, भारत सरकार की रिपोर्ट कहती है कि अगले आने वाले 8 साल में भारत में गैर कृषि क्षेत्रों में किसानी को छोड़कर कामगारों के करीब करीब 7%, कम से कम 6 से 6.25% से 7% के बीच इकोनॉमी से ये गिग जुड़ेंगे, अस्थायी वाले जुड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास अवसर नहीं है, आपके पास जॉब नहीं। एमएसएमई सेक्टर की बात करें, दूसरे सेक्टर्स की बात करें, सब जगह रोजगार घटे हुए हैं और स्थिति इतनी बुरी है कि, और बड़े उद्योगों की भी बात कर लें तो गुजरात का जो हीरा इंडस्ट्री है वो सबसे ज्यादा धन कमाने वाली, और उसकी स्थिति ये है कि उसकी हालत ये हो गई कि उसका 29% इंपोर्ट गिर गया है। नतीजतन गुजरात के हीरा कारोबार से जुड़े हुए 30,000 लोग जो है बेरोजगार हो गए हैं। और वीकली डेज जो है, हॉलीडेज है, वो 1 से बढ़ाकर 2 दिन कर दिए गए हैं और काम के घंटे भी 8 से घटाकर 6 घंटे कर दिए गए हैं। तो इस तरह की स्थितियां आप इससे समझिए। और जिस तरह से आंकड़े बताते हैं, दूसरी चीजें बताती हैं कि हिंदुस्तान 90 करोड़ लोगों के बेरोजगार लोगों का देश बन चुका है, जिनमें 46 करोड़ लोगों ने तो रोजगार खोजना ही बंद कर दिया है, क्योंकि जानते हैं अब कुछ मिलने वाला नहीं और वो तलाश रहे हैं, कुछ अपनी जमा पूंजी खा रहे हैं, कुछ कैसे कर रहे हैं। तो इस स्थिति में देश, लेकिन हम दूसरी तरफ कहां जा रहे हैं? हम घृणा में जी रहे हैं, हम नफरत में जी रहे हैं, हम उन सारी चीजों में जी रहे हैं कि जिनको लेकर के आप चिंता करेंगे तो परेशान हो जाएंगे। क्या होता है उसको आप जानिए। हुआ क्या? उदयपुर में कल धार्मिक विद्वेष के कारण, धार्मिक टिप्पणी के कारण नाराज 2 युवकों ने किस तरीके से नफरती अंदाज में एक टेलर की हत्या कर दी, क्योंकि उसने उनके पैगंबर का अपमान करने वाली महिला, जो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता रही है, प्रत्याशी रही है, उसके का समर्थन किया। क्यों आप समर्थन करते हैं? क्यों आप गलत चीजों को करते हैं? इसको लेके नजरुल इस्लाम साहब ने एक बड़ी अच्छी चीज लिखी थी। उन्होंने मुस्लिम्स को टॉन्ट किया था, लेकिन सभी के लिए है। तो उन्होंने क्या था, मनुष्यों से घृणा करके कौन लोग चूम रहे हैं बेतहासा, कुरान, वेद और बाइबल, किताबें और ग्रंथ छीन लो जबरन उनसे, मनुष्य को मारकर ग्रंथ पूज रहा है ढोंगियों का दल। सुनो मूर्खों, मनुष्य ही लाए हैं ग्रंथ, ग्रंथ नहीं लाए हैं किसी मनुष्य को। तो ये नजरुल इस्लाम साहब ने इतनी बड़ी बात कही, इस बात को समझने की जरूरत है। और यही वजह है कि जहां पर धर्म बहुत पीछे है या जिसकी महत्ता उतनी ज्यादा नहीं है, वो देश दुनिया के सबसे खुशहाल देशों में से। आप देख लीजिए, चाहे हॉलैंड को देख लीजिए, दूसरे और देशों को देख लीजिए। हमारे, इसका उदाहरण दे रहा हूं कि ऑस्ट्रेलिया में भारतीयों की आबादी बहुत तेजी से बढ़ी है और स्थिति यह है कि ऑस्ट्रेलियन ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने जो आंकड़े जारी किए उसके मुताबिक 2016 के बाद ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों की आबादी 48% बढ़ गई है, 48%। और ताजा जनगणना जो हुई थी 2021 में, उसके जो 1 जून को आए हैं रिजल्ट, उसके मुताबिक उनके देश में 6,73,352 लोग रह रहे थे, जो कि 2000 में जो 16 में संख्या थी वो 4,55,389 से। तो मतलब 47.86% ज्यादा। अब आप समझिए, इतने ज्यादा हो गए हैं भारतीय वहां, और विदेश में जन्मे इन लोगों में भारतीयों की संख्या सबसे ज्यादा बढ़ी और भारत ने चीन और न्यूजीलैंड को वहां पीछे छोड़ दिया है। आप समझिए। और अब ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बाद तीसरे नंबर पर जो है आ गया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बाद में तीसरे नंबर पर। वहां ईसाइयों की संख्या भी कम हुई है, वहां पर पहली बार आधे से भी कम ईसाई हो गए हैं, जो
50 साल पहले 90% होते थे, वो ईसाई अब वहां पर 44% रह गए। और नागरिकों ने जो खुद जो ईसाई होते थे, उनकी स्थिति ये है कि अभी 2016 में ही ये 50% थे, अब सोचिए 44% हो गए, तब से 6% घट गए। जबकि वहां 50%, जो मैं आपको बताया कि 50 साल पहले वहां 90% ईसाई होते थे। और देश में जो स्थिति वहां पर आबादी में जो हिंदू है वो 2.7% है, और मतलब कि 3% पहुंचने की तरफ। और वहां सबसे बड़े आश्चर्य की बात है कि वहां की खुशहाली की वजह क्या है कि वहां किसी भी धर्म को न मानने वाले लोग जो है वो करीब 40% पहुंचने जा रहे हैं, और अभी 39%। तो किसी भी धर्म को न मानने वालों की संख्या वहां लगातार बढ़ रही है, और ये 2016 से मुकाबला करें तो वहां इसकी संख्या 9% बढ़ी है। यही वजह है जो खुशहाली मिल जाए। हमारे यहां हम हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, जाति धर्म कर रहे हैं, और ये कर रहे हैं, और इसके नाम पर नफरत की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम नहीं सोच रहे हैं कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो रही है, दूसरे और संसाधन बर्बाद हो रहे हैं, देश बर्बादी की दिशा में जा रहा है, और कत्लेआम हो रहे हैं। हम तालिबानी देश बन रहे हैं, और हम इस तरह के नफरत के खेल में किसको मरवा रहे हैं? आम आदमी को मरवा रहे हैं। जो कन्हैया टेलर मारा गया वो कोई नेता नहीं था, वो आम आदमी। बस उसकी गलती ये थी कि उसने कट्टरपंथियों की या नफरती लोगों की पोस्ट को शेयर कर दिया, चाहे गलती से किया हो चाहे जानबूझ के किया, लेकिन किया, और नतीजतन दूसरे कट्टरपंथियों ने उसे मार दिया। यही होता है जब आप कट्टरपंथियों का सपोर्ट करते हैं, तो इसी तरह की घटनाएं होती हैं। मरते आप और हम हैं, कोई नेता नहीं मरता, कोई मुख्यमंत्री नहीं मरता, कोई प्रधानमंत्री नहीं। हमारी प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी देश के लिए मरी थी, राजीव गांधी देश के लिए मरे थे, देश की आजादी के लिए हजारों लोगों ने अपनी आहुतियां दी थी, शहीदी दी थी। और आज क्या हो? आज देश के लिए धर्म के नाम पर पाखंड चल रहा है, जिस तरह से नफरत फैलाई जा रही है, वो हम सबके लिए खतरनाक है, और आने वाली पीढ़ी उससे बर्बाद हो जाएगी। हम ये सोच नहीं रहे कि हमारी बेटियां क्या करेंगी। इन सब हालत में हम मीट आउट नहीं कर पाएंगे कि किस तरीके से हम खर्चों को और अपने बच्चों के खर्चों को और आमदनी को मीट आउट कर सके। और जब नहीं कर पाएंगे तो क्या हो? गलत राह पे जाएंगे। यही वजह है कि वेश्यावृत्ति की तरफ कितनी मात्रा में तमाम सारी बेटियां बढ़ी हैं। ये हमारे लिए दुखद है, देश के लिए दुखद है, देश की संस्कृति के लिए दुखद है। युवा बेरोजगार पड़े घूम रहे हैं और नफरत की आग में घूम रहे हैं। वही स्थिति है, बेरोजगारों की फौज और धार्मिक धर्मांधता हमें जहर दे रही है, और ऐसा जहर दे रही है कि जो हम भी मरेंगे और दूसरे को भी मारेंगे। और पूरा सामाजिक और दूसरी जो है जिस तरीके से नफरत का माहौल चलेगा, उस सिविल वॉर की तरफ। नफरत आपको कुछ नहीं देगा, आपको इस तरह से धर्म की कट्टरता कुछ नहीं देगी। और भारतीय हिंदू धर्म जो है, सनातन धर्म है, वो हमें सहिष्णुता सिखाता है, आपस में जोड़ना सिखाता है, समावेशी है, वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, जो सर्वधर्म सर्वजन सुखाय सर्वजन की बात करता है, जो वैश्विक जो है जगत को अपना परिवार मानता है। जब वो धर्म हो, उस धर्म में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो कितना दुख है। हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं और आप देखिए वहां के शेख के साथ में जो मुसलमान हैं, कट्टर मुसलमान लोग हैं, उनके साथ में गले भी मिलते हैं, उनके साथ में झुक करके भी मिलते हैं, और उनके साथ सब कुछ करते हैं, खाते पीते हैं, सब कुछ करते हैं। आप देखिए, इससे सीखिए कि वो ये सब कर रहे हैं, वो ईसाइयों के साथ भी जाकर के वही कर रहे हैं, और आप लड़े जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, कटे जा रहे हैं। और इस कट्टरता से आप बर्बादी की तरफ जा रहे हैं, और आपका रुपया दिन बर दिन गिरता जा रहा है। दुनिया में आपकी भी साख गिर रही है, देश की भी साख गिर रही है, देश की अर्थव्यवस्था की साख भी गिर रही है, और देश के प्रधानमंत्री की भी साख गिर रही है। इसके बारे में हम सबको सोचना होगा। यदि वक्त रहते नहीं सोचा तो हमारे
पूरे परिवार, हमारे बच्चे, हमारे सारे भविष्य बर्बाद हो जाएगा, अंधकार में हो जाएगा। उस अंधकार से बचाना है तो आपको सहिष्णुता ही अपनानी पड़ेगी। हिंदू मैथोलॉजी को, सनातन धर्म के सिद्धांतों को, नीतियों को अपनाना पड़ेगा, जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, जो सर्वजन सुखाय सर्वजन की बात करता है, सर्वजन हिताय की बात करता है। जब हम इस पर जाएंगे तभी सब जीतेंगे और विजयी होंगे, नहीं तो हम बर्बादी की दिशा में जाएंगे। हमें विश्व गुरु हमारे धर्म के ये सिद्धांत बता सकते हैं, बचा सकते हैं, बना सकते हैं कि सहिष्णुता ही सबसे बड़ी ताकत है। इसके साथ मैं चर्चा समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।